हेलो प्यारे साथियों, विमरीज कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और शीटेट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पेपर सेकंड के लिए। आज इस क्लास में हम आपको जो है हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट कराने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर, ये हिंदी के 30 प्रश्न आप कहाँ से लाए हैं? तो हम आपको बता दें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हिंदी के जो 30 प्रश्न है, जो पेपर आपका सीटेट का 2019 में हुआ था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर 2019 में तो 2 पेपर हुए थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 पेपर हुए थे। एक आपका जुलाई में हुआ था और एक आपका दिसंबर में हुआ था। तो जो पेपर आपका दिसंबर में हुआ था 2019 में, उसके जो है हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों ने सीटेट 2026 एग्जाम के लिए अपने इस एग्जाम के लिए आपने किया है, ठीक है। तो विदाउट डिले जो है रफ पेन लेकर के रेडी हो जाइए और इस टेस्ट को देने के लिए। और देखता हूं कितनी अच्छी तैयारी अभी तक आप लोगों ने सीटेट 2026 के लिए किया है। सबसे पहली बात, आप अभी तक हल्के हल्के प्रश्न हिंदी के सॉल्व किए होंगे, टेस्ट दिए होंगे। ये आपका रियल टेस्ट पेपर है। क्यों? जो हिंदी के 30 प्रश्न आपके सीटेट 2026 एग्जाम में आएंगे, आप कहेंगे सर ये 30 प्रश्न आएंगे तो इसमें क्या पूछा जाएगा? हम आपको बता दें, आपका यह जो है हिंदी का पेपर 2 पार्ट में बटा होगा। कहेंगे नहीं सर, 2 पार्ट में नहीं होता है। उसमें आपके जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 15 प्रश्न आपके शिक्षण के होते हैं, ठीक है, पेडागोगी के आपके होंगे। बाकी की जो 15 प्रश्न होते हैं, इसमें आपकी 2 चीजें होती हैं। एक आपका गद्यांश होता है और एक आपका क्या होता है, पद्यांश होता है। तो यानी हम लोगों ने क्या जाना, आपको पता होगा कि 15 प्रश्न आपके शिक्षण के पूछे जाते हैं, बाकी 15 प्रश्न में गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। यानी प्राथमिक स्तर पर पीआरटी लेवल पे जो है बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन, दूसरा उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा है उसकी लेखन क्षमता का आकलन और चौथा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। जल्दी से आप लोग मन में सोच लें इसका क्या आंसर हो सकता है। टेस्ट का पहला प्रश्न और 2019 पेपर का भी पहला प्रश्न हिंदी का ये है। आप लोगों को सोचना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अब समझते हैं सर प्रश्न क्या था। प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य यही होता है कि उसके भाषा प्रयोग, जो बच्चा भाषा प्रयोग कर रहा है, जो बच्चा टूटी फूटी भाषा बोल रहा है अपने से, जो है इसकी क्षमता का जो है आकलन करना, यही होता है भाषा का आकलन करने का उद्देश्य होता है। भाई भाषा का प्रयोग तो बच्चा कुछ न कुछ तो करेगा ही, ऐसा तो नहीं है भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यही जो है उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पे भाषा के आकलन का। चलिए आगे चलते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। 106 नंबर के बाद ये रहा आपके पास 107 नंबर का प्रश्न, ठीक है। बढ़िया है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ेंगे हमारे साथ, ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? प्रश्न सही से पढ़ना है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। यहाँ देखिए प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। हर बार जो है पहले वाले भी प्रश्न में पूछा भाषा आकलन, इसमें भी आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज असेसमेंट की बात है। तो कह रहा है सबसे कम कौन प्रभावी तरीका। प्रभावी तरीका तो चारों होंगे, लेकिन उनमें से सबसे कम की बात किया है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। पहला है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन और चौथा है श्रुत लेख। आप लोग जल्दी से सोचें, इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। आपका आज रियल टेस्ट है। अभी तक तो हल्के हल्के प्रश्न का टेस्ट आप हिंदी का देते आए हैं, रियल टेस्ट दीजिए। ये सीटेट 2019 का ही पेपर है। अब इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रुत लेख। इनमें से जो है भाषा आकलन में देखा जाए तो सबसे कम प्रभावी तरीका आपका है श्रुत लेख। श्रुत लेख क्या होता है? श्रुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब लिखना। जब बच्चा सुन करके लिखता है, क्या करता है? सुन करके लिखता है, तो यही भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। बाकी ये तीनों प्रभावी तरीके
आपके हैं। कहानी कहना, जब बच्चा कहानी कहेगा अपने से, कहानी शिक्षक उसको सुनाएंगे, कहानी कहेगा, तो ये भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका होगा। कहानी लिखेगा, ठीक है, तो भी ये अच्छा तरीका होगा। और घटना का वर्णन करेगा तभी ये अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब ये घटना का वर्णन करेगा तो उसमें भाषा का प्रयोग करेगा, खूब ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेगा। यहाँ पे जो है कहानी लिखेगा तो भी ज्यादा मात्रा में जो है भाषा आएगी तभी ना वो लिखेगा। और कहानी कहेगा तो उसमें भी भाषा का आकलन हो जाएगा। लेकिन श्रुत लेख सुन करके लिखेगा तो इसमें भाषा का आकलन सबसे कम प्रभावी तरीका है। ये नहीं कह रहे प्रभावी तरीका है, लेकिन सबसे कम है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में सीटेट के रिपीट होता हुआ प्रश्न ये है। चलिए 107 नंबर का प्रश्न हो गया। हाँ सर हो गया, क्लास छोड़ करके मत जाइए मेरे भाई, टेस्ट को दीजिए। हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और देखता हूं कितने प्रश्न सही होते हैं। रफ पेन लेकर के बैठिए। 2 प्रश्न कराया, क्या 2 प्रश्न आपके सही हुए तो कॉपी में ठीक कर लीजिए, ठीक है। अगर गलत हुए तो क्रॉस करिए। देखिए कितने प्रश्न सही करके आप जाते हैं। 108 नंबर का प्रश्न, शानदार प्रश्न आपके पास। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। यानी ध्यान से समझिए प्रश्न को। हर बार जैसे आकलन असेसमेंट से ही पूछेगा बच्चे के, ज्यादातर पूछ रहा है आपसे। यहाँ देखिए पूछ रहा है आकलन की प्रक्रिया। जैसे जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो आकलन करते हैं कि नहीं, असेसमेंट उनका टेस्ट लेते हैं, तो वही बात कही है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता जब आप, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया क्या है? जब टीचर शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, इसको इंग्लिश में टीचिंग कहा जाता है। कुछ इंग्लिश के भी शब्दों को आप जानते रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। टीचिंग मतलब क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ाना मतलब होता है शिक्षण करना। मतलब जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसको टीचिंग कहा जाता है, उसी को शिक्षण कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि आकलन की जब प्रक्रिया की जाती है तो बच्चे केवल क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, उनकी क्षमताओं का ही आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक के जो पढ़ाते हैं उसका भी आकलन होता है कि क्या पढ़ा रहे हैं। यह विचार क्या पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, मतलब पूरा कंप्लीट सही है, अंशतः सही है मतलब कम सही है, थोड़ा सा पूर्णतः गलत है या निराधार है। आप लोग बताएं 4 ऑप्शंस में से क्या होगा। जल्दी सोचें आप लोग, क्या आंसर हो सकता है। आप लोगों को इसका आंसर सोचना है, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। क्लास छोड़ करके मेरे भाई मत जाइए, टेस्ट पूरा देके जाइएगा। आप लोग सोचिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। आप कहेंगे सर इसका सही आंसर ना पहला वाला होगा। क्यों? क्योंकि जब आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की ही क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि टीचर ने बच्चे को क्या पढ़ाया। आप ही एक टीचर हैं, ठीक है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप जो पढ़ा रहे हैं तो उसका भी आकलन होगा, और बच्चे ने क्या सीखा, कितनी क्षमता का आकलन होगा। तो ये बात पूर्णतः कंप्लीटली ट्रू है, सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। चलिए विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न में, 108 हो गया, 3 प्रश्न हम लोग कर लिए। चलिए 109 प्रश्न ना, इधर चलते हैं भाई, इधर 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 आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए आप। हाँ, आपका वेट सब लोग कर रहे हैं इस प्रश्न का। बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इसका आंसर बता के जाना है, ठीक है, बता के ही जाना आपको है। 109 नंबर का प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। यानी रीमा एक शिक्षिका है, एक भाषा की टीचर है, हिंदी की टीचर है। उन्होंने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का, उसमें कितनी क्रमिक प्रगति हो रही है उसका जानकारी, उसका जो ब्यौरा है अभिभावकों को दिया। रीमा ने यह जानकारी किसके आधार पे दी? अवलोकन के आधार पे, पोर्टफोलियो के आधार पे, जांच सूची के आधार पे, लिखित परीक्षा के आधार पे। ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं? सच बताइए, ईमानदारी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है तो मन में सोच लेना क्या आंसर हो सकता है। क्या होगा बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से क्या आंसर हो सकते हैं आपको बता देना है। हम आंसर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हम सर कैसे बताएं, लाइव क्लास तो नहीं है, लेकिन अपने मन में तो बता सकते हैं। हाँ सर बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किस माध्यम से? पोर्टफोलियो। याद रखिएगा, इसका सही आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा। यानी रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी जो क्रमित प्रगति का जो ब्यौरा है अभिभावकों को रीमा जो है पोर्टफोलियो के माध्यम से, पोर्टफोलियो के आधार पर ये जानकारी उसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का विदाउट डिले जो है 110 नंबर का प्रश्न है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है आपके पास, और देखता हूं
कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं? सीटेट 2019 का ये प्रश्न, यानी पहली कक्षा में। मैं इसलिए इस टेस्ट को करा रहा हूं, अगर इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट 2026 में आते हैं तो आप सही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इससे आज आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि पहली कक्षा में यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट क्लासरूम में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीटेट का फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन। फेवरेट है, फेवरेट है, फेवरेट है। हर बार एग्जाम में प्रश्न आया है, मे बी पॉसिबल इस बार भी आ सकता आपका है। प्रश्न क्या है कि पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। जल्दी से, क्या है प्रश्न आपको आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, आ रहा है? आ रहा है तो मन में सोचिए ना, क्या आंसर हो सकता है। अपने से सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। सर, इसका आंसर बिल्कुल हमको आ रहा है। इसका आंसर सर ना चौथा होगा, चित्र बनाना। कैसे होगा, आइए समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं। पहली कक्षा का अगर कोई बच्चा है, कोई बालक है, कोई विद्यार्थी है, जब वो कोई चीज लिखता है, कोई चीज भी लिखता है तो चित्र बनाने के अंतर्गत आता है। यानी जब बच्चा कुछ भी गोजापाई करे, कुछ भी लिखे, पहली कक्षा का बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट क्लास का है, कोई चित्र भी बनाना है, यानी बच्चा कोई चित्र भी बनाता है ना, याद रखिएगा, पहली क्लासरूम का अगर स्टूडेंट है, अगर वो चित्र भी बना रहा है, आम का, अमरूद का, सेव का, किसी भी चीज का वो चित्र बना रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो वो जो है लिखने के अंतर्गत आता है। लिखना ही नहीं है कि आप शब्दों को लिखेंगे, अक्षरों को लिखेंगे, किसी भाषा का प्रयोग। यानी पहली क्लास का बच्चा है, अगर वो चित्र भी बनाता है तो ये लिखने के अंतर्गत आता है। किस क्लास के बच्चे के लिए? पहली क्लास के बच्चे के लिए। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, चलिए, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बताएंगे। ये लीजिए, आपके पास 111 नंबर का प्रश्न आपके सामने, और ये आपके पास रहा। पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारे साथ पढ़िए, प्रश्न का पढ़ने का तरीका सीखिए, ठीक है, तभी आप प्रश्न सही कर पाएंगे। एक तो नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, एक असत्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सबसे कम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इन सब प्रश्नों का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको उत्तर देने यहाँ पे है। देखिए, पूछा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? क्या अनुमान लगाना है, संदर्भानुसार अर्थ है, अक्षरों की पहचान है, पढ़ने का उद्देश्य है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से सोच लें, जल्दी से सोच लें क्या आंसर हो सकता है। चलिए, जो सोचिए आंसर आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 लेवल पे पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, संदर्भा अनुसार अर्थ। यानी कि जब आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को, शिक्षक आप हैं, हिंदी भाषा के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, कोई चीज समझाते हैं, तो उनका अर्थ को जो है उनके लिए वो मायने नहीं रहता है। जैसे आप 6 to 8 लेवल पे जाएंगे तो जब कोई कविता होती है तो उसके संदर्भ को बच्चों को, उसकी व्याख्या, यानी कोई चीज जो 1 to 5 तक का बच्चा है वो व्याख्या नहीं समझ पाता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से व्याख्या करेंगे डिटेल में संदर्भानुसार तो व्याख्या को नहीं समझता है। तो यानी सबसे कम प्रभावी तरीका संदर्भानुसार। समझ ले, अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, समझ ले, अच्छी बात है, लेकिन उसके संदर्भ, उसकी व्याख्या को नहीं समझ पाता है। इसलिए बच्चों को आप ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ाएंगे 1 to 5 के लिए तो चीजें उनके लिए समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। कोई जैसे कविता है उसकी आप व्याख्या कर रहे हैं तो वो चीजें समझ नहीं पाते उतने अच्छे तरीके से। बाकी अगर आप समझाने के लिए मोटिवेटेड है, अगर समझा पा रहे हैं चीजों को अच्छे से, बच्चे समझ पा रहे हैं, तो आप एक बेहतर शिक्षक हैं। ठीक है, चलिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बेहतरीन प्रश्न और इंपॉर्टेंट। ये तो ऐसा प्रश्न भाई सीटेट में लगभग 3 से 4 बार रिपीट हुआ और हर बार ये प्रश्न आता है। शायद इस प्रश्न को आज से पहले आप देखे भी होंगे। इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पे 112 है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। अगर इस प्रश्न को नहीं बता पाए तो सीटेट के लिए अभी आप अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे भाई। ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। यानी किस वैज्ञानिक ने, किस मनोवैज्ञानिक ने जो है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चोमस्की, स्किनर या ब्रूनर के अनुसार। आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे। हाँ सर, हमको पता है, चोमस्की महोदय, इन्होंने ही भाषा अर्जन की क्षमता के बारे में बताया कि बच्चे के अंदर भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो स्वाभाविक होती है, जन्मजात होती है। यानी वो भाषा जो है जन्म से ही सीख करके आता है। ठीक है, उसके अंदर भाषा क्षमता का विकास जन्मजात होता है, जन्म से ही भाषा सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताए थे चामस्की महोदय ने। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आपका देखिए, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर क्या कोई हर प्रश्न के लिए हम याद करें? नहीं, सीटेट का हर वो प्रश्न आप सही कर सकते हैं यदि आपने शिक्षण विधियां समझ ली है, ठीक है। और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है कि अगर देखा जाए तो बहुत कठिन भी होता है, बहुत आसान होता है। और ये सभी एग्जामों से अलग है, सभी एग्जामों से ये अलग ही एग्जाम होता है। और इसमें जिसकी शिक्षण पे पकड़ बन जाती है, वो नहीं भी पढ़ता है तभी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षण विधियां आ गई हैं, वो समझने लगा है, ठीक है। और मैं आपको एक बेहतरीन और क्लू तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको सीटेट एग्जाम पास करना है और अगर आप चाहते हैं तो एक चीज जरूर मेरी बात मानिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और प्रश्न से ज्यादा अच्छे से उनके ऑप्शंस को पढ़िए। यानी प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। ये धीरे धीरे चीजें होंगी, ठीक है। कई बार होगा जैसे प्रश्न आप देख करके, ऑप्शन देख कर घबरा जाते हैं और सोचते हैं अरे मेरे बस की बात नहीं है। अरे आप ही के बस की बात है, आप ही करेंगे उसको, लेकिन आप पहले ही हार मान लेते हैं। तो हार नहीं मानना है, ठीक है। प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न में डूब जाना है, ऑप्शंस में डूब जाना है। और देखिएगा, जिस दिन ये तरीका आप अपनाने लगे उस दिन आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंट आएगा और हर प्रश्न को आपका सही होने लगेगा। लेकिन ये तरीका जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं, इस बात को आप मानिएगा, ठीक है। इसीलिए प्रश्न को नहीं भी समझ में आ रहा है, प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं, फिर भी पढ़िए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए उसमें क्लू वर्ड क्या है। किस कोई ना कोई क्लू वर्ड इसमें देता है जिसके माध्यम से, ऑप्शंस में भी कोई ना कोई क्लू वर्ड होता है। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। और मैं बार बार एक ही बात अपने क्लास में आपको कहे जा रहा हूं कि डेली पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाइए। और हाँ, इस प्रश्न के माध्यम से एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आप वैसे प्रश्नों का अभ्यास करिए जिस तरह के प्रश्न आपके सीटेट 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? पिछले 10 से 12 सालों में सीटेट के एग्जाम हुए हैं, उन पेपर्स को देखिए, उन पेपर्स के पैटर्न को समझिए, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, तब आपको चीजें आगे चल के क्लियर होंगी। और हाँ, एक बात और बता दूं, अभी फिलहाल सीटेट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अब कथन और कारण वाले प्रश्न आ रहे हैं। 2024 का पेपर उठा करके देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा प्रश्न उठा करके देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, थोड़ा सा तो चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं, ठीक है। और सिर्फ आपका अभ्यास से होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, घबराना नहीं, अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए ज्यादा बात कर लिए, इस प्रश्न पे आंसर बताते हैं। आप कहेंगे सर बात ज्यादा हो गई है। हाँ, बात तो सही है, आपकी बात ज्यादा कर लिए, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, आपके लिए। यहाँ पे 117 नंबर का प्रश्न है, पढ़ते हैं भाई। है कह रहे 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों, ये क्या भाई? ये लिख रही है, कैसे लिख रही है? देखिए, पांचों सही लिखा है क्या उसने? किन्हें सही लिखा है, आंखें सही लिखा है, दोनों सही लिखा है? नहीं सर, आदि शब्द लिखती है। किस क्लास की है? 5वीं क्लास की है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आप एक हिंदी के टीचर हैं, एक हिंदी के अध्यापक हैं, आप पढ़ा रहे हैं, सुहानी क्लास 5 की स्टूडेंट है, वो हिंदी लिखने में कुछ शब्द लिखिए, पांचों किन्हें आंखें दोनों, इस तरह से लिखती है, तो आप उसकी क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? 4 ऑप्शन है, इसमें से आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पढ़ लेते हैं। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनुनासिक चिन्ह के बारे में। ये जो होता है आपका अनुनासिक, क्या है भाई? अनुनासिक चिन्ह। तो अनुनासिक चिन्ह इस चंद्रमा के आकार का होता है, ऐसा होता है। और एक होता है आपका अनुस्वार, क्या होता है? अनुस्वार, जो ये बिंदी होती है ये अनुस्वार होती है, ये क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो आप मुझको बताइए, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। अरे भाई, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं जानती तो ये यहाँ से प्रयोग कहाँ से करती है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, गलत कह रहे हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप गलत बता रहे हो, वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं जानती। अरे नहीं जानती तो ये प्रयोग कहां से की है बताइए तो। चलिए दूसरे छोड़ते हैं आपको, जाइए आप। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, हो सकता है भाई, सजग हो सकती है। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। अरे भाई, अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह रहती तो प्रयोग कहां से करती? एक बार प्रयोग किया इसने यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये जो है लापरवाह कहाँ पे है? लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है, खूब प्रयोग कर रही है, ठीक है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण कर रही है, ये भी नहीं। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, हाँ सजग है, पूरा अलर्ट है, वो सोच रही कहीं नहीं गलत हो, हर जगह अनुनासिक चिन्ह हम लगा दें, लगा के फिट है। यहाँ पे देखिए, पांचों की ने आंखें दोनों लगाई है कि नहीं लगाई है? हाँ सर लगा दिया उसने, है लगाया है ना, हाँ लगा दिया है, इसीलिए तो गलत उसने किया है।
किया है। तो ये अनुनासिक चिन्ह के प्रति वो सजग है, एकदम अलर्ट है कि मुझसे अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कहीं गलत ना हो। जहाँ अनुस्वार लगाना है, यहाँ पे पांचों में बिंदी लगाना, वहां पे भी अनुनासिक लगा दिया। यहाँ किन्हीं में बिंदी लगाना अनुसार, तो यहाँ पे भी अनुनासिक लगा दिया। तो वो एकदम अनुनासिक चिन्ह को लेकर के अलर्ट है, कहीं गलत मुझसे ना हो, अनुस्वार का भले न ज्ञान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होता हुआ। मजा आ रहा है सर क्वेश्चन करने में? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है, टेस्ट का यही तरीका भाई, शानदार टेस्ट है, मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन का मजा लेते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 118, 118 नंबर का प्रश्न है। 118 नंबर का प्रश्न, प्रश्न पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। कह रहे हैं कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। जब कोई चीज देखा जाए तो जैसे यहाँ का है सबसे महत्वपूर्ण है, हो सकता है महत्वपूर्ण चारों हो, आपको पढ़ने में लगेगा चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की बात किया है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कार्यक्रम, भाषा शिक्षण के लिए, भाषा मतलब लैंग्वेज और शिक्षण मतलब पढ़ाना है, जैसे बच्चों को भाषा का ज्ञान कराना है, तो उसके लिए जो है कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 मिनट भाई, आ रहे हैं। चलिए, शानदार तरीके से चारों ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। घबराना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम आसान होने वाला है। बस मेरी जो मैं आपको टेस्ट डेली कराता हूँ ना, मेरी इस क्लास से आपको जुड़ जाना है। मैं आपको बता दूं, आपको जो है 2 क्लास डेली मिलती है। आप मेरे इस चैनल पे जब आपको समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक क्लास आपको 10 बजे मिलेगी, 10 बजे, कब? सुबह में। और एक क्लास आपको मिलेगी 1 बजे, वो भी मिलेगी आपको दोपहर में। ठीक है, ये जो दोनों क्लास आपकी होंगी, ये आपकी रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैं डेली 9 बजे लाइव होता हूँ। उस लाइव में आपको जो है 30 प्रश्नों का टेस्ट लाता हूँ, एकदम महत्वपूर्ण टेस्ट जो है सीटेट 2026 के लिए। बाकी 10 बजे की क्लास आपकी मैथ की होती है। अगर आप सीटेट 2026 के लिए मैथ पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाकर के विजिट करके मैथ आप पढ़ सकते हैं। सीटेट 2026 के नाम से प्लेलिस्ट भी हमने बनाई है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। 1 बजे दोपहर में भी आपको दो, यानी 2 क्लास आपको मिलेगी, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आते हैं। जब आपको समय मिले, आपको दोपहर में, सुबह में, शाम में, रात में, जब समय मिले, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों क्लास को आप जरूर देख लिया करिए। बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। ठीक है, और 9 बजे आप लाइव हो सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप लाइव हो जाया करिए और टेस्ट जरूर दिया करिए। टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अभ्यास से ही सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए, आपका समय हमने इतना ले लिया, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 118 पे। बेहतरीन प्रश्न, और प्रश्न पढ़ लिए होंगे आप लोग, समझ लिए होंगे। ऑप्शंस हम नहीं पढ़े थे, हम पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर हम लोगों ने पढ़ लिया, हमको भी तो पढ़ने दीजिए भाई। चलिए पढ़ते हैं। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, दूसरा है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, दूसरा है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, तीसरा है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। अगर आप विद्यालय में आप अपने आप को रख के देखा करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे मैं एक आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। जैसे आप कोई भाषा हिंदी का है, तो आप हिंदी के अपने आप को टीचर मान लीजिए और आप सामने बच्चे को रख लीजिए। ठीक है, बच्चे को आप सोचिए उस बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपको इको एक तरीके से बच्चा देखा जाए तो बाल केंद्रित ध्यान देना है कि बच्चे के फेवर में ही आंसर देना है, बच्चे के विरुद्ध आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो यहाँ पे देखिए, विद्यालय में अगर आप बच्चों को भाषा शिक्षण के लिए जो है कोई कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, ताकि बच्चे जो है भाषा आसानी से सीख सकें। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं हिंदी के और आप चाहते हैं बच्चों को भाषा सिखाना, आप स्कूल में गए, विद्यालय में गए और बच्चों को भाषा सिखाना चाहते हैं कि हम भाषा बच्चों को सिखाएंगे, हिंदी भाषा। तो आप ऐसा क्या करेंगे ताकि आसानी से बच्चे भाषा सीख जाएं? कौन सा ऐसा कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे जिससे बच्चे भाषा सीख जाएं? तो यहाँ पे आप कहेंगे सर हम ये करेंगे ना कि बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर देंगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब, मौखिक मतलब बोल करके। ठीक है, तो जब बच्चा बोलेगा तो कुछ ना कुछ भाषा बोलेगा, वहां पे कोई ना कोई भाषा। और हर बच्चा जो होता है, हर बालक होता है, वो 2 भाषा लगभग जानता ही है। ठीक है, एक जैसे भोजपुरी वो जानता रहेगा तो वो तो बोल लेगा, वो हिंदी बोलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलेगा। पंजाब का है तो पंजाबी बोलेगा, हिंदी भी बोलेगा।
ठीक है, तो उसको बोलने आता है तो उसे आप मौखिक अभिव्यक्ति को उसको पहचानेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देंगे, बोलने का अवसर देंगे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। तो यही सबसे अच्छा कार्यक्रम होगा स्टार्ट करने का कि बच्चों को आप बोलने का ज्यादा से ज्यादा, मौखिक अभिव्यक्ति को जो है अवसर दें आप। बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा समय ले रहे हैं भाई, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ये नहीं कि प्रश्न आ गया टिक मार करके आगे बढ़ गए, समझिए कॉन्सेप्ट को, यही तो सीखना आपको है। चलिए, बेहतरीन प्रश्न है 119 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है क्या आंसर आपका होगा। शानदार प्रश्न है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है? कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो क्या होता है कि 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। आप देखे होंगे कई बार ऐसे बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, जब स्कूल आते हैं पहली बार तो उनको 2 या 3 से अधिक भाषाएं पहले से ही आती रहती है। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 2 या 3 भाषाओं को समझने, यहाँ पे क्या, समझने, समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। क्योंकि अक्सर देखे होंगे, मैंने अभी आपको कहा ना, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको पहले से भाषा जो है पता रहती है, कुछ भाषाएं वो जानते रहते हैं। ठीक है, वो उस भाषा का प्रयोग उनको अवसर देना चाहिए विद्यालय में बोलने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर आपका हो जाएगा समझने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका पेडगोगी शिक्षण का, मैंने बताया 30 प्रश्नों में से ये अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न आपका है। चलिए, इसका आंसर बता के जाएंगे आप लोग। ठीक है, क्लास नंबर आपकी ये हिंदी की हमको लग रहा है चौथी क्लास है। और ये देखिएगा, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी खाली स्थान को सीखना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जानते रहिए। कह रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब, जैसे आप कोई विषय है, हम लोग विषय पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ सर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, हाँ। तो उसको सीखने का क्या मतलब है? उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी। तो जब आप कोई विषय पढ़ते हैं, जब कोई आप विषय पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आप क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दें, जब कोई आप विषय पढ़ते हैं तो उसकी आप अवधारणाओं को, यहाँ पे किसको, अवधारणाओं को सीखते हैं, अवधारणाओं को, उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। उसके बाद उसकी शब्दावली को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? शब्दावली को सीखते हैं, शब्द को सीखते हैं। सही बात है, जब कोई विषय आप सीखेंगे तो उनके शब्दों को ही तो सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को ही तो सीखेंगे, अवधारणा को ही तो सीखेंगे। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये आपके जो है 15 प्रश्न पेडागोगी के थे। रुकिए भाई, अभी तो पेडागोगी के 15 प्रश्न आपने किए हैं, बाकी 15 प्रश्न आपके गद्यांश और पद्यांश के होने वाले हैं। तो अगर आपका टारगेट होना चाहिए कि ये जो 15 प्रश्न हैं, आपका गलती से एक आध गलत हो गया तो हो गया, 14 सही होना चाहिए तो चाहिए। आज इस क्लास में कितने सही हुए, आप अपना असेसमेंट जरूर करिएगा। हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, अपना कब असेसमेंट करेंगे? आप अपना असेसमेंट करते हैं डेली? डेली टेस्ट लगाते हैं, सीडीपी का, हिंदी का देते हैं? नहीं सर, बस क्लास पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। तो क्लास से नोट्स पढ़ते रह जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, डेली आप मॉक टेस्ट और आप जो है कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाया करिए, अपना असेसमेंट जरूर किया करिए। क्लास को साइड कर दीजिए, बुक को साइड कर दीजिए, नोट्स को साइड करिए, अपना असेसमेंट तो करिए कि मेरा सीडीपी के में 30 प्रश्नों में कितना सही हो रहा है, हिंदी के 30 प्रश्नों में आपका कितना सही हो रहा है। कुछ नहीं करना, एक प्रैक्टिस सेट उठाइए किसी पब्लिकेशन का, 30 प्रश्नों को देखिए, 1 2 3 करके पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आंसर मैच कर लीजिए, मेरा 30 हिंदी में कितना सही हुआ। ये आपको डेली करना है, डेली करना है, अगर सीटेट 2026 एग्जाम पास करना है तो। ठीक है, ये आपको एकदम बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर ये कर ले गए, जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, सीटेट एग्जाम क्लियर होगा तो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था कि 15 प्रश्न पेडागोगी के कराए, 14 प्रश्न आपकी मिनिमम, 14 नहीं तो 13 सही होना चाहिए। कहा तो गलत हो गया, ठीक हो गया भाई, सब नहीं गलत होना चाहिए कि इसमें से आपके 9 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ऐसा नहीं। मेहनत करिए। ठीक है, अगर गलत भी हो जाना है तो प्रयास करिए सीखने का, हर एक चीज का। मैंने कहा ना, अच्छे से पढ़िए प्रश्न को, ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए विदाउट डिले जो है आगे चलते हैं। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अपने गद्यांश पे, और बताता हूं आपको तरीका गद्यांश का, ताकि आपका गद्यांश और पद्यांश जो पूछा जाता है ये आपका गलत ना हो। ठीक है, हम तो इंग्लिश सेक्शन पे हम लोग आ गए यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी का सेगमेंट आपका स्टार्ट होता हुआ, और यहाँ से हम लोग करेंगे आपका गद्यांश वाला सेक्शन। ठीक है, 1 मिनट भाई।
अब मेरे बहुत से भाई इसको देख करके परेशान हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, आपके 15 पूछे जाते हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? गलत कब नहीं होगा? हम बता रहे हैं कब नहीं गलत होगा। अगर आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ करके समझ लिए, उसके आंसर्स को दे लिए, तो आपको गलत नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ गद्यांश करना कैसे है। आप मेरी बात मान भी सकते हैं भाई, लेकिन अगर आपको कोई बेहतर तरीका पता है तो उस तरीके से आप करिएगा। लेकिन मैं कुछ सजेशन आपको देना चाहूंगा, यहाँ पे समझिएगा। जैसे यहाँ पे डेटा आपका है, आपके एग्जाम में भी सेम चीजें मिलेंगी कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से लेकर के 99 तक लगभग 9 प्रश्न आपके गद्यांश से पूछे गए। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़ना है। इस पे आपके प्रश्न दिए गए हैं, 91 से लेकर के 99 तक 9 प्रश्न दिए गए हैं और आंसर देने हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। किसको पढ़ लीजिए? प्रश्न को एक बार सरसरी नजर से आप पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे सर? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग पढ़ लेंगे। तो एक बार चलिए सरसरी नजर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। अगर एक बार आप सरसरी नजर से प्रश्न को पढ़े रहेंगे, जब आप गद्यांश पढ़े जाएंगे तो पेंसिल या पेन से उस चीज को देखेंगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट वाले का आंसर इस वाली लाइन में मिल सकता है, सेकंड वाले का आंसर इस वाली लाइन में मिल सकता है, थर्ड वाले क्वेश्चन का इस वाले लाइन में मिल सकता है। तो वहीं पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिख सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आपका गलत नहीं है। होता क्या है, आप गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर गद्यांश पे जाते हैं, फिर आपको समझ में फिर पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ता है कि कहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके को बताऊंगा। पहले प्रश्न को आप जल्दी से देख लेंगे। भाई 9 नंबर देने वाला है तो समय तो देना पड़ेगा ना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। ये देखिए 91 नंबर का प्रश्न पूछा हमसे है कि अनुच्छेद के आधार पे हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है। अनुच्छेद के आधार पे हमें किस पर ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था, बाल्यावस्था पे। पढ़ लिए? हाँ सर पढ़ लिए। चलिए 92 पढ़िए भाई। यहाँ पे देखिए पूछा है अनुच्छेद के आधार पे गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है, तर्क प्रधान है, भाव प्रधान, कला प्रधान, बोध प्रधान। एक बार पढ़ लिए? हाँ सर पढ़ लिए। यहाँ पे देखिए विकसित शब्द में प्रत्यय है। मैं आपको बता दूं 2 प्रश्न, इन 9 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे हिंदी के। तो आप प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय और उपसर्ग जरूर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी कभी कभी दे देता है, बट इसको जानते नहीं। विकसित शब्द में प्रत्यय है तो इसका मुझको लग रहा है कि गद्यांश से कोई लेना देना है नहीं, विकसित शब्द उसमें रहा होगा, इसलिए इसमें प्रत्यय पूछ दिया। व्याकरण का प्रश्न था। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। आगे देखते हैं आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। फिर इसके बाद यहाँ पे है, हाँ सर इधर के प्रश्न तो छूट ही गए, इधर के भी प्रश्न देख लेते हैं। इधर भी थे भाई, 93 की इधर था। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। यहाँ पे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खालिस्तान का रास्ता अपना रही है, पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। आप कहेंगे सर जल्दी जल्दी प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है? आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, जल्दी जल्दी समझना भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, ये अलग पूछा गया आपका है। और यहाँ पे आज की तालीम इसी के दौड़ में साथ दे रही, वाक्य में निपात है। तो ये प्रश्न निपात पूछा है, यह समूह से भिन्न है। और एक प्रश्न आपका प्रत्यय से पूछा है। तो 3 प्रश्न आपके व्याकरण के लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी 6 प्रश्न आपका प्योर एकदम गद्यांश पे आधारित होता है। तो सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको समझना है। हमने इसको तो पढ़ लिया, अब आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आपको प्रश्न पढ़ना है, सरसरी ऑप्शंस को पढ़ने हैं। दूसरे स्टेप में गद्यांश को पढ़ना है। पेपर में पेन या पेंसिल आप लिए होंगे, ठीक है, अब पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए पढ़ लेते हैं। और हाँ पढ़ते हैं भाई इसको। बहुत से लोग मेरे भाई क्लास छोड़ करके चले गए होंगे, क्योंकि उनको हल्के हल्के प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, अब आप इससे तो बच नहीं पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि गद्यांश नहीं आएगा, और ये तो आपका तभी सही होगा जब आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, और इससे तो ये भी पता चल रहा है कि किस तरह के प्रश्न आपका, किस तरह का गद्यांश आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे देखिए दिया है आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि देखिए आपको पढ़ना पढ़ना है तो समझना भी है। ये आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। ठीक है, तो पढ़ना है किस पे गद्यांश हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़ा से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला।
जहां मिलता भी है वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में उसे कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। यहाँ कला प्रवृत्तियों देखिए एक शब्द आया था यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है, ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, तो हर्बर्ट रीड को भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपका आगे भी पढ़ लेते हैं, देखिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्तियों को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, ये आया था कि नहीं? तो मैंने क्या कहा अभी, एक प्रश्न, दो प्रश्न मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ सर, इन शब्दों का जिक्र हुआ था प्रश्न में, तो यही कह रहा हूँ, यहाँ पे जिक्र हुआ था। रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है। तर्क आया था कि नहीं आया था? इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी है, पढ़ना है भाई आपको, आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे दिया है, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है। समाज भी शब्द आया था, ठीक है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। क्या दे रहा है? ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पहले स्टेप में प्रश्न को पढ़िए, दूसरे स्टेप में आप गद्यांश को पढ़िए। अब कोई वर्ड आपको जैसे इनसे संबंधित मिल जाएगा, इससे क्या होगा ना, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, इसकी जिक्र इस लाइन में आपका किया गया था, तो वहां से आपको नहीं पूरा गद्यांश फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कितना आसानी से आप प्रश्नों का आंसर दे देंगे आपको। अच्छा, यहाँ तो हट गया, ठीक है, खैर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है 91 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पे हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पे? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। यानी अनुच्छेद के आधार पे ये जो आर्टिकल्स लिखा गया है, जो गद्यांश है, इस पे जो है किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। राइट आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या जो है आपको बता देना है। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा कि वहां बच्चा 11 से 12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ये जब कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है, इसी पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कला प्रवृत्तियों पे। तो जब आप पढ़ेंगे ना पूरा गद्य इसको गद्यांश को, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। यहाँ पे देखिएगा, अभी इस प्रश्न को हम बता रहे हैं, ये जो पूछा गया प्रश्न है कि अनुच्छेद के आधार पे, अनुच्छेद के आधार पे जो है अनुसार गणित, भूगोल और इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, भाव प्रधान, कला प्रधान, बोध प्रधान। इसको हम अंडरलाइन किए थे, यहाँ पे देखिएगा, खैर यहाँ पे मिट गया है। आप अपनी कॉपी में जैसे सर्कल किए होंगे पेंसिल से, गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस पर पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है। क्या क्या है? तार्किक है, मतलब तर्क प्रधान है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो जब आप पढ़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसका आंसर मिल गया, किसका? दूसरे का। तो आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तरीका, एक टेक्निक आपको अपनानी होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है विकसित। विकसित शब्द में जो है प्रत्यय पूछा गया है, तो क्या आपको पता है प्रत्यय क्या होता है? विकसित शब्द में प्रत्यय है। हिंदी में व्याकरण पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। तब प्रत्यय जानते होंगे? हाँ सर प्रत्यय जानते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, विकसित जब शब्द बोलेंगे, जैसे प्रत्यय पहचानना है किसी शब्द में, तो उस शब्द को 2-3 बार मन में बोलिए, तो अपने आप उसमें से प्रत्यय निकल करके बाहर हो जाएगा। जैसे विकसित, विकसित, इत, इत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सित तो होगा नहीं, इत, त, सत, त आ रहा है। जैसे हमने बोला विकसित, इत आया ना, तो इत अंत में आया और अंत में ही प्रत्यय होता है शब्द के। बेहतरीन आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। ये गलत नहीं ना हुआ? नहीं हुआ सर। चलिए आगे चलते हैं, 98 नंबर का प्रश्न। इसको बता दीजिए भाई मेरे, इसको बता दी के ही जाइएगा। अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। आप बताइए, अनुच्छेद के आधार पे कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का जो नतीजा है कैसा है? आप यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे
यहाँ खुद लिखा है एक चीज, ध्यान से समझिएगा आप जो है। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है, दुनिया पर ध्वंस ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है, और इस भयानक अस्वस्थताओं को ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि क्या है, दुखद है। क्या है, दुखद है। तो मैं कहा ना, प्रश्न को अगर आप समझ जाएंगे गद्यांश को, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दुखद हो जाएगा। 98 का आपका हो जाएगा आंसर, आपका सही आपका दुखद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 98 पे हम लोग आ गए, इधर वाले छोड़ रहे हैं क्या भाई? अच्छा, इधर से भी देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, ये 93 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 93 नंबर के प्रश्न में दिया है यहाँ पे, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। आप लोग बताइएगा, अगर ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक बढ़ावा देने के कारण जो है, अरे भाई ये तो स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा ही गया था। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे लिखा गया है, अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है, आज की तालीम में इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से ना, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि समाज में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 93 का। इस बात को आपको समझना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 93 तो हो गया भाई, 94 पे आते हैं। ठीक है, 94 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। पूरा कंप्लीट टेस्ट दीजिए। ठीक है, ये 30 प्रश्न आपके तैयार हुए, सबसे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। जो किशोरावस्था है, तार्किकता की प्रधानता एवं भाव के अभाव में पतन, ज्ञान प्रगति और किसका रास्ता अपना रही है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा, पतन का रास्ता अपना रही है। 94 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। इसका आंसर आप बता दीजिए। तो ये तो व्याकरण का प्रश्न है, गद्यांश से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर आपको बता के ही जाना है। देखता हूँ व्याकरण आपको आता है कि नहीं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, अलग है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारे आंसर बताएं आप लोग। चलिए, इसका शानदार आंसर, शानदार ऑप्शन अगर देखा जाए, तो आप एक काम करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चारों शब्दों को बोल करके एक बार देखिए, और देखिए कि कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जो एक तरह के एक मतलब लग रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे बोलिए तार्किक, तार्किक इक, स्वाभाविक इक, साहित्यिक इक। हाँ सर, तीनों में इक आया, आया कि नहीं आया? आया सर। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक। लेकिन अभिव्यक्ति, इसमें कहाँ इक आ रहा है? ये सर अलग है, यही वाला सर जी अलग है कि नहीं है? है। ये प्रश्न आ रहा था, नहीं आ रहा था, फिर भी बोलने पे आप कर ले गए कि नहीं लगे। सर कॉन्फिडेंस का ही खेल है, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, सब सही आप कर लेंगे। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दीजिए। आप एकदम बना लीजिए कि मुझे इस बार का सीटेट एग्जाम 2026 पास करना है, तो करना है, करना है। और ये कैसे होगा, मैं बार बार अपने क्लास में कहता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, क्लास करिए, नोट्स पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन अपने लिए समय निकालिए। अपने लिए 2 घंटे, 2 घंटे रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए। भाई कैसे एग्जाम नहीं पास होगा, होगा सीटेट 2026 का। ये जो ना आपको बता रहा हूँ, ये 100 में 80% लोग नहीं करते हैं, इसीलिए एग्जाम पास नहीं कर पाते। खाली क्लास पढ़ते रह जाते हैं, नोट्स पढ़ते रह जाते हैं, बुक्स पढ़ते रह जाते हैं। पढ़ के क्या करेंगे आप? फेस इसको करना है, सामना तो प्रश्न का करना है। कितना भी पढ़ लेंगे ना मेरे भाई, कम ही रहेगा, कम ही रहेगा। आप कभी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी कि मैं इतना पढ़ लूं, ये पढ़ लूं। तभी सारी चीजें खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम पास कर लेंगे। एकदम क्योर बता रहा हूँ, चीजें प्योर चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को आप अप्लाई करिए अपने जीवन में, डेली अपने रूटीन में, दिनचर्या में प्रैक्टिस लाइए। 2 घंटा मॉक टेस्ट दीजिए और पीवाईक्यू 2 घंटा। बस ये सोचिए कि मैं अपना असेसमेंट करूंगा, मेरा कितना प्रश्न सीडीपी में सही हो रहा है, हिंदी में सही हो रहा है, मैथ में सही हो रहा है। उसके बाद अपना पढ़ते रहिए। लेकिन सारा दिन आप पढ़ने में लगा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई आपको पढ़ा देगा, उससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, जब तक आप अपना असेसमेंट नहीं करेंगे। एक चीज जान लीजिएगा, आप रियल बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप हमेशा क्लास देखेंगे, उससे कुछ नहीं होना। क्लास आप ऐसी देखिए जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाए, पीवाईक्यू कराया जाए, मॉक टेस्ट कराया जाए। और हाँ, ऐसी भी आप क्लास देखिए जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। जैसे कोई समझ में नहीं आ रहा तो उस चैप्टर का आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका ज्यादा ध्यान प्रैक्टिस पे होना चाहिए। समय कम है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। सामना इससे करना आपको है। ठीक है,
इससे रियल आपके प्रश्न यही सब है। तो चलिए विदाउट डिले जो है आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात कर लेते हैं बीच बीच में, आपको हम समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई। मैंने इस तरह से मैं अपने हर क्लास में आपको कहता हूँ, प्रैक्टिस के दम पे ही मैंने सीटेट एग्जाम पास किया है। तो अभ्यास जो करेगा वही पास करेगा, जितने लोग हैं। और जितने लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, जितने लोगों का क्लियर होता है एग्जाम, वो अभ्यास और मॉक टेस्ट पीवाई के ही दम पे करते हैं। शायद वो चीजें आपको बाद में पता चलती हैं। तो अब से अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो जान जाइए, और आज से ही आप एक रफ पेन बना लीजिए, प्रैक्टिस सेट कोई खरीद लीजिए। अब जो है नहीं कहेंगे तो मैं आपको अगली क्लास में आपको बता दूंगा। कमेंट्स करिएगा आप लोग किस बुक का प्रैक्टिस सेट लें, हम सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ले सकते हैं वहां से। यहाँ पे एक चीज आपके लिए है, 96 नंबर का प्रश्न है, बीच बीच में बात कर ले रहे हैं भाई, बता हैं आपको। 96 नंबर का प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौड़ के साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। निपात बता रहा हूं कभी नहीं गलत होगा, निपात बता दे रहा हूं कभी नहीं गलत आपका होगा। निपात क्या होता है, जब किसी वाक्य को जोर दे करके बलपूर्वक बोला जाता है तो उसमें एक दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं शब्दों को निपात कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, कोई आपको कुछ कहा और कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, ठीक है भाई आप जा सकते हैं। लेकिन आप गुस्से में हैं और बोल रहे हैं मैं ही जा रहा हूं, मैं ही जा रहा हूं, तो जो ही शब्द है ना, इस वाक्य को जो है, ही जो शब्द है वो निपात है। तो निपात क्या करता है, उस शब्द को बलपूर्वक जो है बोला जाता है उस शब्द में, और उस शब्द जो आपके दो तीन शब्द है मैं आपको बता रहा हूँ वो निपात होते हैं। जैसे ही हो गया, आपका भी हो गया, ये सब निपात होते हैं। यदि ये किसी शब्द में वाक्य में लगते हैं तो जनरली उस वाक्य को निगेटिव बना देते हैं। तो यहाँ देखिए, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो भी शब्द आपका इसमें निपात है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, निपात का प्रश्न गलत होगा? नहीं गलत होगा। प्रत्यय का गलत होगा? नहीं गलत होगा। प्रत्यय नहीं समझ में आ रहा है, तीन चार बार मन में बोलिए। संधि का प्रश्न आ रहा है, दो तीन बार मन में बोलिए, नहीं गलत होगा आपका। आपको खुद से अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे चलता हूं भाई, ये 96 नंबर का प्रश्न हो गया। हाँ, इधर कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इसको देख लेते हैं। ये अनुच्छेद के आधार पे आधुनिक शिक्षा का नतीजा है, इसको हम लोगों ने कर लिया था, दुखद है। और यहाँ पे देखिएगा, ये लास्ट प्रश्न है इस गद्यांश का। देखिए थोड़ा समय लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सर मैं 30 मिनट में 30 प्रश्न करा दूं। नहीं करा सकता मेरे भाई, क्योंकि आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बढ़ानी अपनी है, शिक्षण विधियां आपको समझनी होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, अनुभव से पढ़ेंगे तब होगा। यहाँ पे देखिएगा 99 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न पढ़िए, सबसे अधिक, अधिक सबसे अधिक, सबको महत्व दिया गया, लेकिन सबसे अधिक किसको महत्व दिया है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को। तो बताइए, आधुनिक शिक्षा में अगर किसी चीज को सबसे अधिक महत्व दिया है, जब इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे गद्यांश को, तो आपको विज्ञान को महत्व दिया गया है। किसको दिया गया है? साइंस को महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही है। और ये हम लोग गद्यांश फिनिश करते हुए अब आता है आपका पद्यांश, और ये आपका लास्ट रहेगा। और यहां से देखते हैं, ये रहा आपके पास, हाँ इधर भाई, ठीक है, आ जाइए इधर, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से लेकर के 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। कितने को प्रश्न है सर? 5 को प्रश्न है, इस पे पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? लगभग 5 प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। तो ये आपकी एक कविता होती है, कविता को आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, और उसके उत्तर से आपको देखने होते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या तरीका है, काव्यांश करने का, पद्यांश करने का क्या तरीका है सर? गद्यांश का तो बता दिए सर, इसका भी बताएंगे? हाँ बिल्कुल बता रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। इसके लिए भी आप सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लिया करिए, तो एक पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए हम सीधे इसको छोड़ करके पहले इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है, नगपति का विग्रह और समास होगा। लीजिए भाई, समास पढ़ लीजिएगा और विग्रह पढ़ लीजिएगा, एक नंबर जरूर आएगा, ठीक है। समास संधि से प्रश्न पूछता है, इसी गद्यांश और पद्यांश में, काव्यांश में दे देता है और पूछता है। यहाँ पे दिया है नगपति विग्रह समास है, तो इसका मतलब नगपति का जो है विग्रह बताना। 4 ऑप्शन है। यहाँ पे दिया है कि इस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति का ज्वालाओं का ढेर है, ये तो काव्यांश के आधार पे है। पढ़ लेते हैं, युग युग अज्ञे निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। ठीक है भाई, बढ़िया पूछ रहे हो। अभी आपका आंसर मैं दूंगा, सब दूंगा आंसर। यहाँ पे जिसे जीता ना जा सके,
अब ये क्या पूछा है भाई, ये सब शब्दों के लिए एक समूह पूछा है, सब शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अकीय, अखंड, अमर, दिव्य। तो ये वाला प्रश्न समाज से, व्याकरण से, और ये भी प्रश्न आपका व्याकरण से पूछा, पूछा कि नहीं पूछा। दो प्रश्न का बचा तीन प्रश्न। ये पूछा, देखिए निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है, लीजिए पांच गो प्रश्न में से तीन गो प्रश्न आपका व्याकरण से आ रहा है, संधि से पूछा, समाज से पूछा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा, सब शब्दों के लिए एक समूह पूछा, पूछा कि नहीं पूछा, हाँ सर पूछा। अब बचा दो प्रश्न, इसका मतलब बस दो ऐसे प्रश्न हैं जो इस पे आधारित रहेंगे। यानी इससे एक चीज ये पता चली कि आपको अभी से भी संधि अच्छे से पढ़ लेना है, समास पढ़ लेना है, और आपको ये पढ़ लेना है। तो संधि समास के लिए मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा और पूरा जबरदस्त तरीके से एकदम क्लियर करूंगा, कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि तो ये भारत का प्रहरी, पर्वतों का स्वामी, समाधि में लीन, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो ये तो मुझको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हिमकरीट का आशय है। लीजिए ये भी प्रश्न आपका, अगर आप कर सकते हैं तो सब प्रश्न आप कर लेंगे, बेहतरीन है। और एक बार इसको पढ़ लेते हैं आप, ठीक है। पढ़ते हैं और देखता हूं आप कितने प्रश्न सही जाते हैं। क्लास से में बने रहिए, बहुत से लोग क्लास छोड़ करके चले गए होंगे, ठीक है, चले जा सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है भाई, आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, शानदार है। यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, रुक जाइए भाई, पढ़ लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आता है, कविता किसी को, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता, उसका अर्थ समझे में नहीं आता है, फिर भी क्या नहीं करेंगे, करेंगे। फिर भी देखिए लोग पांच के पांच सही करके जाते हैं, नहीं समझ में आने के बाद भी पांच का पांच सही कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, हम सही करेंगे तो करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंज भूत ज्वाल, मेरी जननी की हिमकरीट, हिमकरीट आया था, हिमकरीट का अर्थ पूछा है, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अज्ञे निर्बद्ध मुक्त, युग युग गरोनत नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहे, निश्चिम भी पूछा गया, ठीक है, इसी से शब्द पूछता है, तान रहे, यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार भाई अच्छे से, ठीक है। हाँ, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। बहुत ही शानदार प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं। अब प्रश्नों पे चलते हैं सीधे, ज्यादा क्लियर कर पाएंगे प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 101 नंबर का प्रश्न आपका आया है, और यहाँ पे पूछा गया है नगपति, नग नगपति का विग्रह और समास होगा, नगपति का विग्रह भी पूछा है और समास भी पूछा है। ऑप्शन दिया है, रत्नो नग का पति, यानी जो है नग, जो है नग का पति, तत्पुरुष समास होगा इसमें, या नगो पर्वतों का पति है जो, ये इसका विग्रह होगा और कर्मधारय समास होगा, या नगो पर्वतों का पति, या तत्पुरुष समास होगा इसमें, या नगो का पति है जो, ऐसा बहुब्रीहि समास होगा। चार ऑप्शन आपके पास, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आपके प्रश्न आ रहा है,